जिक्र हुआ कितने खूबसूरती से अपने एहसासात को जज्बात को जो है वो ज़ुबान देते हैं। सो भेड़ बकरियाँ बहुत ही खूबसूरत से बहुत ही मासूम से जानवर हैं। ये किस तरह अपने एहसासात और जज्बात की अक्कासी करते हैं, जनाब इनका बिहेवियर क्या है, एनिमल बिहेवियर पे बात करेंगे आज सर से। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर सईदा हबीबा, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर सईदा हबीबा से जनाब बात करिए स्पेशली आज स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के हवाले से, यानी कि मैदे की कुछ तकलीफ़ अगर खुदा न खास्ता आपको या आपके प्यारों को है तो कैसे उससे बचा जाए, स्टमक कल्चर के हवाले से पर्टिकुलरली बात होगी। जाने के लिए नंबर डायल कीजिएगा 0518466666। ये सब और बहुत कुछ जानते रहेंगे, पूछते रहेंगे, लेकिन इस वक्त तो चाहता है सच सवेरा के प्रोग्राम में ब्यूटीज़ ऑफ सेगमेंट, ब्यूटीज़ ऑफ पाकिस्तान एक सेगमेंट है। सो ब्यूटीज़ ऑफ पाकिस्तान के सेगमेंट में आपको लेकर चलते हैं। सच सवेरा की टीम की तरफ से स्पेशल रिपोर्ट जो मरतब की है वो आपको चल के दिखाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाए जाने का मकसद दुनिया भर में अवाम को डाक के निज़ाम और सर्विसेज से मुतारिफ करवाना और डाक की टिकटों और यादगारी टिकटों के इजरा के मुतालिक मालूमात फराहम करना है। ये दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क़याम की 135वीं सालगिरह का दिन है। आज मुल्क भर के बड़े बड़े शहरों में बड़े डाकखानों में अवामुन्नास और तुलबा को डाक के निज़ाम के बारे में मालूमात फराहम की जाएंगी। डाक के निज़ाम को अवामी खिदमत के कदीम तरीन इदारों में शुमार किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में औसतन 10,500 अफराद के लिए एक डाकखाना, जबकि पाकिस्तान में औसतन 13,700 अफराद के लिए एक डाकखाना मौजूद है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के बायस पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भी खतूत लिखने और भेजने की रवायत दम तोड़ती चली जा रही है और पोस्ट का शोबा महदूद होता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के दूर दराज और देही इलाकों में आज भी खतूत लिखे और भेजे जाते हैं, जबकि मुल्क में मौजूद डाकखानों की तादाद का 85% हिस्सा भी देही इलाकों में कायम है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2009-2010 के मुताबिक मुल्क भर में डाकखानों की तादाद 12,340 है, जिनमें 47,000 से जायद मुलाजमीन काम कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 अशरों के दौरान 1073 डाकखानों की कमी हुई। 9 अक्टूबर 1874 को आलमी सतह पर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क़याम अमल में आया। ये तंजीम 191 ममालिक पर मुश्तमिल है। इसका हेडक्वार्टर बर्न, स्विट्जरलैंड में है। पाकिस्तान भी इस तंजीम का एक फाल रुकन है। इस दिन के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी डाक के निज़ाम और डाक के बारे में दस्तावेजी प्रोग्राम नशर और मालूमाती मवाद शाया करेंगे। 2000 साल से डाक का निज़ाम दुनिया भर की मुआशी तरक्की, इक्तसादी सरगर्मियों में इजाफे और अवाम को खतूत के जरिए आपस में मिलाने के हवाले से मौखर किरदार अदा कर रहा है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपने देखा वर्ल्ड पोस्ट डे के हवाले से जो हमने सच सवेरा की टीम ने स्पेशली रिपोर्ट में रतब की थी। और जनाब बिल्कुल ये भी हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती है जब, और ये कल्चर की खूबसूरती, जब हम कल्चर की खूबसूरती की बात करते हैं तो डाकिया का जिक्र करना किसी भी सूरत नहीं भूल पाते। बच्चों की किताबों से लेकर जनाब चलते फिरते साइकिल पर एक आदमी के बारे में हम सुनते पढ़ते भी थे कि डाकिया आया डाक लाया। इस पर ना सिर्फ शायरी की गई बल्कि उर्दू लिटरेचर में भी डाकिए को बहुत अहमियत हासिल रही। हमारी मूवीज़ और ड्रामे भी डाकिए के ऊपर बहुत बनते थे। सो पोस्ट ऑफिस के बाहर से जब भी गुजरे तो कुछ वो पुरानी मेमोरीज जो है वो रिकॉल करती हैं, और यही हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती है ब्यूटीज़ ऑफ पाकिस्तान के सेगमेंट में। इसीलिए आपको जनाब वर्ल्ड पोस्ट डे के ऊपर स्पेशली पैकेज जो है वो सच सवेरा की टीम ने मरतब करके आपको दिखाया ताकि कुछ स्वीट सी मेमोरीज जो है इनको रिकॉल किया जाए। वर्ल्ड पोस्ट डे के हवाले से ही बात करने के लिए बढ़ते हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़तेहुल्लाह खान साहब से। सर, आप यकीनन आपको भी ज़िंदगी में बारहा खतूत लिखने का इत्तफाक रहा होगा, जो कि अब यकीनन कम हो गया होगा या बिल्कुल ही ख़त्म हो गया होगा, तो कितना मिस करते हैं आप उस चीज़ को और आज की मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर कंपेयर करें? मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैं एक गांव से बिलोंग करता था ना, तो वहाँ पे ख़त आता था उस ज़माने में। ये मैं 60-70 की बात करता हूँ, जब लोग पढ़े लिखे बहुत कम होते थे। कुछ के अजीज़ वकार जो बात जाप करते थे, कहीं वे बाहर मुल्क होते थे या उस गाँव से दूर होते थे, तो जो ख़त जो आते थे, फिर क्योंकि हम अपने गांव में, मैं मोहल्ले में समझे कि 2-4 आदमी जो पढ़े लिखे होते थे, जब हम छुट्टी होती थी तो मैं देखता था कि औरतें बाहर ख़त लेके खड़ी होती थी, भाई आए हैं भाई फ़तेहुल्लाह खान, ये हमें ख़त पढ़ा दें। ये ख़त क्या है?
यकीन करें कि मैं जब बैठता था, वो घर ले जाती थी, अंदर बैठता था, तो सारी के सारे जो उनके रिश्तेदार होते थे बैठ के खत सुनते थे। क्यूट। ठीक है, वो एक एंजॉयबल चीज़ होती थी। हाँ। भी वो उसका लिखा होता था जो होता है, उसके साथ फिला को सलाम, फूफी को सलाम, खाला को सलाम, बहुत ज़्यादा सलाम। वो डेफिनेटली वो चीज़ मिस हो गई। एक हमेशा जब हम उसके बाद जब हम फिर स्टूडेंट लाइफ में आए, घर को छोड़ा, फिर हम लाहौर में पढ़ते थे, तो हमें डाके का बड़ा इंतज़ार होता था। वो इंतज़ार दो चीज़ होता था। उस ज़माने में टेलीफोन नहीं होते थे, कोई टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई टेलीफोन होता था, टेलीफोन होता ही था। एक तो पैसे की इंतज़ार होती थी कि भाई आज जो है ना ये 3 तारीख हो गई, 4 हो गए, अब उन्हें पैसे भेजने हैं। ठीक है, वो पैसे मिल जाते थे। उसके बाद जो दोस्त जो दूसरे यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ते थे, उनकी होती थी कोई बहन भाई ने ख़त लिख दिया, ये कोई नसीहत होती थी, कोई दूसरी चीज़ों से। डेफिनेटली उसको मिस करते हैं। और टेलीफोन वो बल्कि वो दूर से डाकिया कहता था, हाँ भाई खान साहब आपको मनी ऑर्डर आ गया है, मनी ऑर्डर लें और छोटे से चाय पानी के पानी हमें भी पैसे दे दें। अच्छा, तो वो चीज़ होती थी। सर कभी मुल्क से बाहर घर वालों को खतूत लिखने का इत्तेफाक हुआ? डेफिनेटली। मैं फिर उसके बाद मैडम फिर मैं 86 में अमेरिका गया। अच्छा, अमेरिका जब गया तो उस वक्त पाकिस्तान में से 2 गेट वे होते थे, टेलीफोन के होते थे। तो एक कराची होता था, एक लाहौर होता था। क्योंकि मैं डेरा गाजी खान से बिलोंग करता था। डेरा गाजी खान सिटी में होता था, जबकि मेरा घर गांव में होता था। फिर हमें फिर ख़त का बड़ा इंतज़ार होता था। हमेशा वहाँ पे जो सिस्टम, वहाँ पे तो डाकिया नहीं है, तो वहाँ पे उन अपने पोस्ट बॉक्स होते हैं, आप अपार्टमेंट के साथ एक आपका पोस्ट ऑफिस खाना बना होता था। फिर हम हर रोज़ ख़त को देखते, बल्कि किसी दोस्त का ख़त, हाँ जी पाकिस्तान से ख़त आया, क्या लिखा हुआ है, मुल्क की हालात, दूसरे से उसके ज़्यादा होती। और हर 10 दिन के बाद जिस दिन खत ना आए तो बड़े परेशान होते थे, खत नहीं है। तो दायरे गारे बैठकर अपने मुल्क से अपनों का लिखे हुए अल्फाज मिलकर यकीनन बहुत खुश होती होगी। के खातों से मरहूम हो गए। बल्कि वो ये चीज़ें ऐसी होती थी जो कि इससे इंसान को कब सारे जो ख़त एकदम पढ़ लेते थे ना, फिर 10 दिन हमारे अच्छे गुजर जाते थे। और फिर इसकी सबसे खूबसूरती जनाब उस बात की प्रिंट मीडिया की कि आप फिर उसको संभाल के रख लेते हैं और बारहा पढ़ते हैं अक्सर। और यकीन करें कि मैं जब आखिरी ख़त जो मुझे याद है, अभी तक भी याद है, मेरे वालिद साहब काफ़ी बूढ़े हो गए, तो मेरे बड़े भाई मुझे ख़त लिखते थे, तो आखिर में वालिद साहब ने साइन किए हुए थे ख़त के ऊपर। वो बड़ा सेंटिमेंटल ख़त था मेरे लिए कि वालिद ने उन्हें कहते जो लिख नहीं सकते लेकिन उन्हें साइन कर दे इसके ऊपर। बड़ा मतलब वो एक सेंटिमेंट होती थी, फील करता था बंदा। दयार गैर में पता लगता है। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि हर पाकिस्तान जब बाहर जाता है पता चलता है कि मुल्क की क्या वैल्यू है उसमें, मुल्क की मोहब्बत, मुल्क की जो होती है अपनी पहचान कैसे किया जाता है, वो बाहर जाके पता, इस मुल्क के अंदर रहते हुए पता नहीं चलता हमें उसका। और सर मैं जो चीज़ देख रही हूँ, आपके एहसास और जज्बात, आपके अल्फाज के भरपूर साथ दे रहे हैं इस वक्त। चूँकि जब अब हम माजी के झरोकों में झांक कर देखते हैं तो बहुत सारी खूबसूरत यादें जो होती हैं वो हमें अपने दामन में घेर लेती हैं। और बाज़ औक़ात कहते हैं कि उनको एंजॉय तो करना चाहिए, उनको महसूस करना चाहिए, लेकिन यादों को कुरेदना नहीं चाहिए, उनकी हसासियत में कमी आ जाती है। तो यादों को हसास ही रहना चाहिए और उनको जो बहुत खूबसूरती से बहुत संभाल के दिल के कोने में रखना चाहिए, उनको कुरेदना नहीं चाहिए। वो फिर तकलीफ भी दे जाती हैं, हर्ट भी कर जाती हैं। यादों की सबसे बुरी बात भी है कि बहुत सारी अच्छी बातें हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? 0518460606 नंबर डायल कीजिएगा, हमारे साथ बात कीजिएगा। वर्ल्ड पोस्ट डे के हवाले से कुछ कहना चाहें, फीलिंग्स एंड इमोशंस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहें, या अगर आप स्टमक रिलेटेड खुदा ना खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम है, मैदे की कोई तकलीफ है, तो डॉक्टर सईदा हबीबा से बात करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। हम इनसे पूछ रहे थे जनाब डॉक्टर सईदा हबीबा की जानिब बढ़ते हैं कि किस तरह से स्टमक अल्सर जो है नौबत यहाँ तक पहुँचते। जैसे आपने कहा स्पाइसी खाने खाएंगे, टोबैको का इस्तेमाल करेंगे, सो इनिशियल स्टेजेस में हमें कैसे पता चलेगा कि नौबत जो है वो खुदा न खास्ता ख़राब होती जा रही है, कहाँ तक पहुँच जाएगी? साइंस एंड सिम्टम्स होंगे और डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट होते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। एक तो ये कि जो एब्डोमिनल पेन है, यानी पेट में जैसे ही वो खाना खाएंगे तो उनको खाने के साथ दर्द का होना, खाना खाते ही जो दर्द होती है, तो उसकी रीज़न ये होती है कि जैसे ही खाना स्टमक में जाएगा तो स्टमक जो है वो एसिड की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देता है, और एसिड प्रोडक्शन चूँकि ज़्यादा हो जाती है तो फिर जो है वो अल्सर का जो प्रॉब्लम है वो एग्रीवेट हो जाता है। और यूजुअली जो ये जो पेन है ये 3 आवर्स तक लास्ट कर सकती है, 30 मिनट से लेके 3 आवर्स तक, तो काफ़ी ज़्यादा ये पेनफुल होती है। इसके अलावा सम टाइम्स ये भी होता है कि ये पेन जो है रात के वक्त जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि बहुत ज़्यादा अगर स्टमक काफ़ी देर तक खाली रहे तब भी जो है वो ऐसे लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि फूड के दाखिल होने से ये भी होता है कि स्टमक जो है वो यूज़ हो रहा है, और इस तरह से भी क्या होता है कि वो जो है उनका प्रॉब्लम जो है वो एग्रीवेट हो जाता है। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो, या फिर बहुत ज़्यादा समटाइम्स वॉमिटिंग भी हो सकती है,
ब्लड वॉमिटिंग भी समटाइम्स हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो अल्सर से आ रहा होता है, जो स्टमक में मौजूद होता है, या फिर बहुत ज़्यादा वज़न का कम हो जाना, भूख कम लगना, तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं। और इस पे ये है कि फिर फर्दर डायग्नोसिस जो है वो लैब टेस्ट वगैरह से जो है वो एंडोस्कोपी के ज़रिए जो है वो इसको कंफर्म किया जा सकता है। और डिफरेंट मेडिकेशंस हैं, एंटीएसिड मेडिसिन हैं जो कि दी जाती हैं, और इसके साथ जो है वो डाइट का ख्याल रखना जो है वो बहुत ये तो कुछ ज़रूरी है। मेडिकल ट्रीटमेंट्स थी जो आपने बताई, अब डाइट के हवाले से प्लीज़ रिकमेंडेड फूड्स क्या हो सकते हैं? एक तो ये कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि अगर जो लोग टोबैको यानी स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उनको एक तो इससे गुरेज करना चाहिए, एटलीस्ट उसको कम कर दें और ग्रेजुअली छोड़ने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और फिर इनको विटामिन सी वाली जो खुराक है वो ज़्यादा लेनी चाहिए। बट विटामिन सी में उनको ये ख्याल करना होगा कि इसमें सिट्रस फ्रूट्स भी आते हैं, तो वो जो हैं वो एसिडिक होते हैं, वो प्रॉब्लम को ज़्यादा एग्रीवेट कर देंगे। तो उनको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो कि विटामिन सी तो हो लेकिन वो वो एसिडिक नहीं हो, जैसे कि ब्रोकली बहुत अच्छी है, और इसमें बेल पेपर्स जो हैं, ख़ासतौर पे जो रेड बेल पेपर्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए। फिर फ्रूट्स में अगर हमें तो एप्पल और बेरीज़ इनके लिए बहुत अच्छी हैं, चेरीज़ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ये बहुत अच्छी हैं। लेकिन जैसे गार्लिक है, गार्लिक पाउडर है, अनियंस है। सॉरी टू कट यू डॉक्टर हबीबा, डाइट के हवाले से रिकमेंडेड फूड्स के हवाले से मज़ीद जानेंगे आपसे, लेकिन देखते हैं लाइन पर नेक्स्ट कॉलर कौन है, कुछ उनके बारे में जानते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी अंजुम बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी अंजुम साहिबा, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। ये डाक के हवाले से मैंने अपना एक बहुत बचपन का वाक़या बताना था। जी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी मैं 4th क्लास में पढ़ती थी ना, तो हमारे मतलब पड़ोस में एक ज़ईफ़ खातून रहती थी, तो वो अपने एक रिलेटिव को ख़त लिखवाती थी मुझसे अक्सर कराची में। तो अच्छा। वो मुझे वो ख़त के 3-4 लाइनें बताती थी कि भाई ये तुमने ख़त में लिखना है, तो बाकी उसको ख़त को लिखना मेरा काम होता था कि भाई इसको कैसे लिखना है वो, तो मैं उनको पढ़ के सुनाती थी, वो कहती थी ठीक है भाई इसको वो कर दें। तो काफ़ी अर्से के बाद ना उनके वो जो जिनको ख़त लिखवाती थी, तो जो पिंडी तशरीफ़ लाए ना, तो उन्होंने ना सबसे पहले उनके घर में पहुंचते ही कहा कि मुझे पहले उससे मिलवाएं जिससे आप ये ख़त लिखवाती हैं। तो वो कहने ये बहुत छोटी बच्ची है, मतलब हमारे बराबर में रहती है। वो कहने नहीं आप मुझे मिलवाएं। तो जब मैं गई मिलने के लिए तो मुझे देख के हैरान रह गए, कहने कि ये इतनी छोटी बच्ची इतना अच्छा ख़त लिखती है, इसकी राइटिंग इतनी अच्छी है, और इसके मतलब ख़त में एड्रेस करने का तरीका, सब तमाम अलकाबात वगैरह सब कितने अच्छे तरीके से लिखे जाते हैं। तो बात यह है कि अब ये टेलीफोन, नेट, मोबाइल, हेलो हाय कैसे हो, और जो धड़ धड़ बातें कहनी है कहीं और फ़ोन बंद। तो ये है कि ख़त के ज़रिए हम लोग आपस में अदब व आदाब भी सीखते थे कि किसको कैसे हमने मुखातिब करना है, मुखातिब करने का तरीका। जी बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की आपने अंजुम साहिबा। कुछ और कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अंजुम साहिबा हमारे साथ ही, और इतनी खूबसूरत एस्पेक्ट्स पर रोशनी डाली कि किसी को एड्रेस करने का तरीका, मुखातिब करने का अदब और एहतराम के ज़ुमरे में क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, ये बहुत सारी लर्निंग थी जो हमारी खतूत के ज़रिए होती थी, जो कि अब नहीं हो पाती है। मतलब जिस तरह से अप्रिसिएशन इनको मिली थी छोटी उम्र से, जिनको अब तक इनको याद रहेगी किस तरह से उनके बड़ों ने एक अच्छी लिखारी होने के, एक अच्छा ख़त लिखने के ऊपर इनको दाद दी, और उनको वो दाद भी अब तक याद रहेगी। अब ये सब कुछ हमें मैसेज लिखने पे तो मिल नहीं सकता ही, ना ये दाद मिल सकती है, और ना किसी को मुखातिब करने के उसूल और ज़वाब भी जो है हमें मैसेज, फ़ोन कॉल्स पे, टेलीफोन में पता चल सकते हैं, जो ख़त के ज़रिए पता चलते थे। तो प्लीज़ आप भी इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइएगा, यू विल लर्न अ लॉट। जनाब इतने खूबसूरत से वाक़े बीच में आ गया था। हम बात करते डॉक्टर सईदा हबीबा से कुछ रिकमेंडेड फूड्स के हवाले से कि मैदे की तकलीफ से बचने के लिए कौन सी ईटेबल्स हैं जिनको प्रेफर करना चाहिए। बिल्कुल, तो जैसे होल ग्रेन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जैसे गार्लिक पाउडर है, चिलीज़ हैं, पिकल्स हैं, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं खानी चाहिए। इसी तरह से जैसे गार्लिक का मैंने जिक्र किया, तो गार्लिक पाउडर और अनियन और गार्लिक, ये सारी ही चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो अल्सर का प्रॉब्लम है उसको एग्रीवेट कर देती हैं। ऑरेंज जूस, ग्रेप फ्रूट जूस, ये सब जो हैं ये एसिडिक हैं, तो ये सब ऐसे पेशेंट्स को जो है वो अवॉइड करने चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ जो है वो विटामिन सी जिन चीज़ों में भी एक्सेस है, जैसे कि बेल पेपर्स का मैंने जिक्र किया, ब्रोकली का जिक्र किया, पालक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए जो है वो यूज़फुल हैं और उनको बेनिफिट जो है वो देंगी।
जी बिल्कुल, और आपको रिकमेंडेड कुछ फूड्स बताया, उनकी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, ये भी डॉक्टर सईद हबीबा ने आपको बताया। कुछ और जानना चाहें, कुछ और पूछना चाहें, सो ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। 0518466606 नंबर डायल कीजिएगा, पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 का कोड डायल कीजिएगा। बढ़ते हैं जनाब, हम लोग डॉक्टर मोहम्मद फ़तेहुल्लाह खान साहब के जानिब, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं प्रोग्राम लीडर स्मॉल रूमिनेंट्स रिसर्च प्रोग्राम एनिमल साइंसेज इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद से। वेल डॉक्टर मोहम्मद फ़तेहुल्लाह खान साहब, एनिमल बिहेवियर के हवाले से बात होगी, चूँकि आपकी स्पेशलाइजेशन भेड़ बकरियों के हवाले से भी, जिस पर आपने एक किताब भी लिखी। सो पहले आपकी किताब के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि किस हवाले से थी और आपने किन चीज़ों को इसमें हाईलाइट किया है। एक्चुअल मैडम जो किताब जो लिखी कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, ये मुल्क के अंदर 7 से 8 मिलियन लोग जो है ना इस शोबे से मुंसलिक हैं। 7 से 8 मिलियन लोग जो है ना अच्छा इस शोबे से मुंसलिक हैं, भेड़ बकरियों से रखते हैं वो। और आपको ये भी बताता रहूँ कि पाकिस्तान में सबसे अच्छी हमारे पास जो है ना दुनिया की भेड़ बकरियों की अच्छी नस्लें पाई जाती हैं। बकरियों की भी देख लें, आप समझते हैं कि हम बाज़ देहात में हम बकरी को गरीब आदमी की गाय भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है ना। बाज़ बकरियां हमारी ऐसी हैं जो कि 5-5, 6-6 लीटर दूध डेली देती हैं। और दूध आपको पता है। और दूसरी बात यह है कि ये एक शोभा पैगम्बरी भी है मैडम, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने भी अम्बिया आए हैं, भेड़ बकरियां चुराना, भेड़ बकरी, जितने भी अम्बिया आए हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी तक, उन्होंने हर एक ने भेड़ बकरियाँ ज़रूर चराई हैं। ठीक है, मैं तो इसलिए कहता हूँ ये एक पैगम्बरी शोभा भी है, उसके साथ सुन्नत भी है, सवाब भी है इसका। दूसरी चीज़ ये ईद कुर्बान की ईद आ रही है, ये देखे भेड़ बकरी की ईद है, इसमें भी लोगों को जो है ना ये आप देखें जहाँ भी जाएं हर घर में आपको जो है ना भेड़ बकरी की आवाज़ आती है। इसका ये है कि हम दूसरी चीज़ कि हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी माहौल इन्वायरमेंट ज़मीन दी है जो कि इनको पालने के लिए बड़ी सूटेबल है। ठीक है, और गरीब आदमी इसको काफ़ी सारी, ये जो हम आजकल देखें ना काफ़ी सारी NGO, काफ़ी सारी दूसरे इदारे हैं जो कि भेड़ बकरियों को एज ए पॉवर्टी एवेल्यूएशन के हिसाब से भी इस्तेमाल करते हैं इसको। और इसको आप देखें ना काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इसको एज ए पेट भी इस्तेमाल करते हैं, एज ए जिसे कहते हैं आप घरेलू पालतू जानवर भी रखते हैं मैडम इसका। एक दो जानवर का आप रख के अपनी उसकी, काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि आते हैं डॉक्टर साहब में जाइए जानवर, 1-2 जानवर रखते हैं ताकि हमारा जो है ना दिन अच्छा पास होता है जानवरों के साथ जो है ना। जानवर कुदरत पे आपको जानवर जितनी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान सोशल जानवर है, सोशल एनिमल, मैं सोशल जानवर है। ठीक है, जबकि जो हैवान है वो अनसोशल जानवर है, लेकिन आप उसको जितनी मोहब्बत देंगे आपके साथ वो करता है, मोहब्बत। एग्जैक्टली, कहते हैं ना हर जानदार प्यार की जुबान समझता है। तो भेड़ बकरी तो वैसे ही इतना, बकरी इतनी खूबसूरत, इतने मासूम जानवर मासूम होता है। बच्चे इसको देखिए कितने प्यार से लोग रखते हैं इनको, बल्कि वो आप जू में जाए कोई ना कोई भेड़ बकरी ज़रूर होती है, आपको मिलती है ना। तो डिफरेंट नस्लों की होती है, नमूना है जो कि उसके लिए पैदा किया है इंसान के लिए, एज एंटरटेनमेंट इसको आप कह सकते हैं, इसको हॉबी कह सकते हैं। तो आप कितने अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं? मैं मुझे 3 साल हो गए इस शोबे से वाबस्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस शोबे से मुझे बड़ा नाम दिया है, मैं कहता हूँ कि ये PRC का काफ़ी रोल है। और मैं पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सर्विसेज देते हैं हम लोग। ठीक है, जो लोग शीप एंड गोट फार्मिंग करते हैं या किनको कोई प्रॉब्लम आता है। अब काफ़ी सारे लोग हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद वो सोचते हैं हम क्या काम करें। काफ़ी सारे लोग रिटायरमेंट के बाद वो कहते हैं यार ये भेड़ बकरी आसान काम है, इसको रख लेते हैं। ठीक है, और ये भी है कि ये इसका रखना पालना आसान है, बड़े जानवर की भी इसका पालना आसान है, इस वजह से लोग इसको ज़्यादा तरजीह करते हैं। क्योंकि जो हम अब कमर्शलाइजेशन आ रही है, अब कब पहले तो लोग इसको भेड़ की वैल्यू नहीं थी, अब लोग इसको एज ए कमर्शियल फार्मिंग में भी लेके आ रहे हैं काफ़ी सारे। कमर्शियल फार्मिंग में इस हवाले से जना आपको जानना चाहें, क्योंकि 7 to 8 मिलियन लोग बहुत बड़ा फिगर है जो कि इस पेशे से वाबस्ता है। तो वो लोग जो हमें देख रहे हैं, कुछ जानना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ गाइडलाइन लेना चाहें, या अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद को ऐसा काम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, सो जनाब बहुत मुफीद मशवरे आपको मिलेंगे आज डॉक्टर मानुल्लाह साहब से। जानने के लिए फ़ोन कॉल्स कीजिएगा 0518466606, पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 का कोड डायल कीजिएगा। और अगर खुदा न खास्ता आप या आपके प्यारों में से किसी को मैदे की कुछ तकलीफ़ है, सो स्टमक अल्सर के हवाले से जानने के लिए, आप डॉक्टर हबीबा से बात करने के लिए भी नंबर डायल कर सकते हैं। बटन डॉक्टर सईद हबीबा की जानिब मैदे की तकलीफ के हवाले से कुछ उन्होंने कॉजेज़ बताए, फिर साइंस एंड सिम्टम्स बताया, फिर रिकमेंडेड या किन खानों से अवॉइड करना चाहिए, रिकमेंडेड फूड्स के बाद वो भी बताया। अब बात करते हैं जनाब स्टमक अल्सर जो है, जो बढ़ते बढ़ते मतलब नौबत कैंसर तक ही पहुँच जाती है। सो इतनी एक्सट्रीम पर जाने की क्या वजूहत होती हैं?
ऐसा है कि जब इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये जो है ये कैंसरस भी हो सकता है। बट समटाइम्स जो है ये भी हो सकता है कि जो स्टमक कैंसर है वो इटसेल्फ है, उसके डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं, डिफरेंट वायरसेस की वजह से वो हो सकता है, उसकी एक डिफरेंट रीज़न है जो कि कैंसर काज कर सकती है। और समटाइम्स जो है वो ये भी हो सकता है कि अल्सर जो है इसको ये अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये जो है ये भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। और स्मोकिंग जो है अगेन स्टमक कैंसर की बहुत बड़ी रीज़न है। स्मोकिंग और बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल जो है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये भी स्टमक कैंसर जो है वो कॉज कर क्योंकि सकती हैं। तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नमक का कुछ लोग बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खानों में नमक बिल्कुल मुनासिब होगा तो आदतन भी और डाल लेंगे। मैं तो कहती हूँ अपने डाइनिंग टेबल पे से जो है वो नमकदानी उठा ही देनी चाहिए, क्योंकि अनइंटेंशनली खुद ब खुद अगर ज़रा सी भी 19-20 लगे नमकदानी उठाते हो, डालते हो, ज़रा खाते हो, नमकदानी टेबल पर नहीं पड़ी होगी तो हो सकता है कि कुछ खाने में जो है वो नमक खाने में जो है वो कमी वाक़ हो जाए। तो वो ख़वातीन जो अपने घर वालों की नमक का ज़्यादा इस्तेमाल से बहुत तंग है, खुदा अपने दस्तरखान और डाइनिंग टेबल पे से जो है नमकदानी उठा लीजिए। वेल, देखते हैं लाइन पर नेक्स्ट कॉलर कौन है और क्या कहना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बात कर रहा हूँ जी गुलाम वस्त ब्राम्स करदू बल्तिस्तान। सकरदू बल्तिस्तान से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि लाइफ स्टॉक के हवाले से हमारे बल्तिस्तान में कोई इतना प्रॉपर कोई चैनल काम नहीं कर रहा, लेकिन हमारा ये इलाका भेड़ बकरियाँ पालने के हवाले से बहुत ही ज़्यादा भेड़ बकरियाँ पालते हैं। और लेकिन इनकी जो है ना जब बीमारी होती है, इनके साथ कोई मसला पेश आता है तो हमें बहुत तो मसाइल पेश आते हैं। तो डॉक्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे इस एरिया में, हमारे जीबी यानी कि बस्तान के इलाके में अगर आप लोग काम करें, अगर आप लोग ऑफिस खोल के हमारे लिए कोई खिदमत करें तो बेहतर होगा। अच्छा, चलिए भी आपको डॉक्टर साहब से पूछ के बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और सर, आपने कैसे कह दिया कोई इदारा नहीं है, NARC से डॉक्टर मानुल्लाह साहब को हमने इसीलिए बुलाया है ताकि आपको बता सके जनाब कैसा इदारा मौजूद है। सो अब आप सर इनको बताइएगा। सवाल क्या सवाल मतलब वो कह रहे हैं कि प्रॉपर ऐसा इदारा नहीं है जो इस फार्मिंग के हवाले से उनको प्रॉपर गाइडलाइन कर सके, अगर वो ये काम स्टार्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? हमारे हम NARC के अंदर आप आए हमारे, बल्कि हमने अपना फार्म भी बनाया हुआ है, उसको एज ए मॉडल भी दिखाते हैं लोगों को। हम कब से लोग आते हैं, विज़िट करते हैं डेली, और उनको हम बाई ईमेल, बाई फ़ोन, अगर प्रॉपर खुद आ जाए तो फिर आसान होता है उनके लिए। उनको दिखाते हैं कि प्रॉपर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या फार्म कैसे बनाया जाता है, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए और फार्म की ज़रूरियात क्या हैं, ताकि उसके लिए हम हमारे यहाँ हाज़िर हैं जी। जिस वक्त कोई बंदा आए तो हमेशा वेलकम करते हैं जो भी हमारे पास है वहाँ। चलें, और अगर खुद से स्टार्ट करना चाहें तो वो मतलब वो क्या करेंगे, इसमें मज़ीद बात करेंगे। लेकिन इस वक्त असल प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद सच सवेरा। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे सच सवेरा के प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम, सच सवेरा टीम के हमरा। और जनाब आज बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपके साथ जा रही है और सारी डिफरेंट टॉपिक्स आपसे बात करें। सबसे पहले वर्ल्ड पोस्ट डे, जी बिल्कुल आलमी सतह पर जो इंटरनेशनल लेवल पर डाक का आलमी दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है, उस हवाले से आपके साथ हो रही है बात ख़त व किताबत की अहमियत के हवाले से। जी बिल्कुल कि कितनी इम्पोर्टेंस थी, कितनी इम्पोर्टेंस रही है और कितना खूबसूरत वो दौर था जब डाकिया डाक लेकर आता था और एक दूसरे से बैरून मुल्क या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ख़त लिखे जाते थे और बहुत ही खूबसूरती से जनाब ना सिर्फ अपना और अपने इर्द गिर्द माहौल का हाल अहवाल उनके साथ बयान किया जाता था, बल्कि कुछ एहसासात का, कुछ जज्बात का तबादला भी होता था। हम बहसियत कौम जो है और अपने कल्चर का, जो कि हमारा एक बहुत प्यारा सा ऐसा था, उसको बहुत मिस करते हैं। सो हम क्यों उसको मिस करते हैं, क्यों उसका रिवाइवल मुमकिन नहीं है, इस हवाले से बात करेंगे। और आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दौर में जब मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, वेब मीडिया इतना फास्ट हो चुका है कि लेटर्स, खतूत जो है अपनी अहमियत जो है वो कम उनकी होती जा रही है, रिवायत दम तोड़ती जा रही है। उसके रिवाइवल के लिए हम क्या करेंगे? उसके अलावा जनाब फीलिंग्स एंड इमोशंस से बात करें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फीलिंग्स एंड इमोशंस? क्या है डिफरेंस और कैसे करेंगे आप उसको बयान? आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है और आप कितने हसास, कितने जज्बाती हैं भी तो भी बताइएगा, नहीं है तो भी बताइएगा कि क्यों नहीं है। देखते लाइन पर नेक्स्ट कॉलर कौन है, क्या कहना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं नादिया बकर से बात कर रही हूँ। जी नादिया साहिबा, क्या कहना चाहेंगे? आपके एक तो प्रोग्राम की तारीफ करना चाहती हूँ क्योंकि आपका प्रोग्राम मुझे बहुत बहुत पसंद है। बहुत अच्छा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो एक आपकी जो
कंपेयरिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं। बहुत शुक्रिया लेकिन मैडम। आप मुझे बताएं आपके मेहमान कौन हुए हैं? डॉक्टर साहब हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर फ़तेहुल्लाह साहब मौजूद हैं, NARC से हैं और एनिमल बिहेवियर पे इनसे बात हो रही है। उनसे डॉक्टर सईदा हबीबा न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी, तो मैं इनसे ये बात करना चाहती हूँ कि भाई मेरा वजन बढ़ गया है, मैं कैसे कम कर सकती हूँ? अच्छा, तो आप अपनी उम्र बताएंगे कितनी है नादिया? जी जी, मेरी तकरीबन 30 साल उम्र होगी। और आपका वेट कितना है? तकरीबन ओह, बड़े सही टाइम पे आपके लिए सही है, शायद गलत टाइम पे जो है वो बेसिकली गलत टाइम पे जो है कॉल ड्रॉप हो गई है। लेकिन बहुत शुक्रिया बेहद नवाज़िश इस बात का और अप्रिसिएशन का, दुआ में प्लीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपनी न्यूट्रिशनिस्ट की जानिब, डॉक्टर सईदा हबीबा के जानिब। और वेट बढ़ गया है, कैसे कम किया जाए? अच्छा, एक तो ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐड करें अपनी लाइफ में। इसके अलावा खाने पीने की एक टाइमिंग सेट कर लें, नाश्ते को स्किप नहीं करें और नाश्ते में कोशिश करें कि लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। अंडे का इस्तेमाल, बॉयल अंडा लिया जा सकता है, वो बहुत अच्छा है। और सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रात का जो डिनर है उसको बहुत ही लाइट करें, कोशिश करें कि उसमें चपाती की बजाय जो है वो वेजिटेबल सैलेड बना लें या फ्रूट सैलेड बना लें, उसको ले लें। और मल्टीपल मील्स लें, स्नैक्स वगैरह ऐड करें। ये जो बेकरी आइटम्स हैं उनको छोड़ दें। और अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो ज़रूर इसबगोल जो है उसको लेना जो है वो स्टार्ट करें। नीम गर्म पानी में जो है वो इसबगोल जो है वो मिला के एक चमचा ज़रूर जो है अच्छा, ये ज़रूरी इसबगोल नीम गर्म पानी से, मतलब सादे पानी से तो लिया जा सकता है? सादे पानी में भी लिया जा सकता है। नीम गर्म में ज़रा उसका ज़्यादा, क्योंकि वो ज़रा फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, तो वो ज़रा उसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक हो गया। तो निहार मुँह लें या गर्म पानी से दिन में किसी भी वक्त? निहार मुँह ले लेना ज़्यादा बेस्ट है, गर्म पानी से। और अगर गर्म पानी निहार मुँह ले रहे हो, अगर आप उसमें शहद भी मिला लो, थोड़ा सा नींबू भी मिला लो और साथ इसबगोल के साथ लो, तो क्या बात है, ठीक है ना? तो कितने दिन लगेंगे स्मार्ट होने में? फिर 1 महीना? इनकी डिटर्मिनेशन पे है। अगर तो ये एक स्केड्यूल बना लें, ये नहीं कि एक दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर रिजल्ट्स नहीं आते। बट अगर ये इसको कंटिन्यूसली करें तो इवन 1 वीक के बाद अगर ये अपना वेट करेंगी तो उसको कम होना चाहिए। तो बिल्कुल, तो आप मतलब 1 वीक की डिटर्मिनेशन तो जनाब क्या मतलब कुछ भी नहीं है अगर आपने स्मार्ट होने को डिटर्मिन है। कंटिन्यू रखें, लेकिन ये कि वीकली बेसिस पे उसको चेक करें तो वो कम होता जाएगा। ठीक हो गया। तो जनाब आप ना से वीकली बेसिस पे अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, बल्कि डिटर्मिनेशन के साथ जो है वो जो डॉक्टर सईदा हबीबा की बताई हुई रिकमेंडेड टिप्स हैं उनको भी जो है वो इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह यू विल गेट द बेटर रिजल्ट्स। और बाकी वो लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर आप भी कुछ जानना चाहें, पूछना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। 0518466606 नंबर डाल करके बात कर सकते हैं। बढ़ेंगे डॉक्टर फ़तेहुल्लाह साहब की जानिब। और फ़तेहुल्लाह खान साहब से जनाब बात हुई थी कुछ ह्यूमन बिहेवियर के बाद एनिमल बिहेवियर के हवाले से। जानवरों बकरियों के बिहेवियर के बारे में बताइएगा कि आपने मतलब किस तरह का पाया, क्योंकि आपने उनके ऊपर बहुत काम भी किया है। मतलब उनके एप्टीट्यूड के बारे में कुछ बताइएगा। मैडम ये कि आप जितनी आप जानवर से मोहब्बत करते हैं ना, जानवर उतनी आपसे मोहब्बत करता है। मैंने ये देखा है, जितनी आप उसकी प्यार से, क्योंकि हर चीज़ ये कुदरत तौर पे जितनी आप उसूल करते हैं, बल्कि मैं देखता हूँ जब फार्म पे जाता हूँ ना, जिन जानवरों को स्पेशल मैं ख्याल रखता हूँ, तो वो जानवर जब आता हूँ तो खुद बहुत दौड़ते आ जाते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। उनको पता चल जाता है कि मार के। और दूसरी ये भी है कि मैंने ये देखा है कि जानवर आपको बताता भी है, अपनी ज़बान में बताता है कि मैं भूखा हूँ, क्या मुझे है, ये है, वो है। पूँछ हिलाएगा, ठीक है, आपको सर नीचे हिलाएगा, आपको किस करेगा, अच्छा। ठीक है, चाटेगा, आपके हाथों को पाँव को चाटेगा। वो एक उसकी बिहेवियर होती है, उसकी बताता है ये जानवर आपसे कि वो आपकी वो मोहब्बत करता है आपसे। वेरी नाइस जनाब। तो जानवर भी जो है मोहब्बत के इजहार का तरीक़ेकार जानते हैं तो इंसान के तो फिर क्या कहने। देखते हैं लाइन पर नेक्स्ट कॉलर कौन है और क्या कहना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सईदा फरजीन बोल रही हूँ चिकवाल से। चकवाल से कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं सईदा फरजीन बोल रही हूँ चिकवाल से। सईदा अजीम जी, सईदा अजीम साहिबा क्या कहना चाहेंगी? सईदा फरजीन कह रही हूँ। फरजीन ओके फाइन, सॉरी जी। फरजीन साहिबा क्या कहना चाहेंगी? जी सबसे पहले तो मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सलाम एंड दुआएं कहूँगी सबको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया मेरी डियर, थैंक यू सो वेरी मच। और और मैं सईदा हबीबा से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। जी प्लीज कीजिएगा, वो सुन रही हैं। जी मैं इनसे कहूंगी कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है और मुझे कोई टोटका बता दें गला ठीक करने का, क्योंकि सर्दियों में अक्सर मेरा गला खराब हो जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, अभी आपको पूछ के बताते हैं फरजीन, थोड़ी देर में
आपको बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और फरजीन का गला ख़राब रहता है सर्दियों में, तो कुछ सस्ता सा टोटका बताइएगा। सस्ता सा टोटका सही है कि ये ग्रीन टी का इस्तेमाल करें और सब्ज़ कहवा, बिल्कुल सब्ज़ कहवा जो है उसका इस्तेमाल करें। और उसमें अगर ये जिसको कहते हैं लौंग और दालचीनी ये भी डालें तो वो बहुत अच्छा है। और अगर हो सके तो अगर इनको सूट कर जाए तो अदरक भी थोड़ी सी डाली जाए। वही मैं कहने वाली थी, अदरक तो बहुत मोस्ट इफेक्टिव थिंग गले की नासाजी की वजह से हो अगर आपको, तो इसको साजगार बनाने के लिए अदरक का स्पेशली सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। और अदरक के गुड़ की चाय जो है वो ना सिर्फ गले की सोजिश के लिए बहुत आरामदेह मुफीद साबित होती है, बल्कि आपको सर्दी से भी बचाती है। और दालचीनी का इस्तेमाल जो है, जिस डॉक्टर बीबा ने कहा, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसके अलावा जनाब ग्रीन टी रिकमेंड की है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप इजीली घर में आसानी से बना सकती हैं, तो बनाकर जो अपने गले की हिफाजत कीजिएगा, ठीक है। सो इसके अलावा जनाब डॉक्टर सईदा बीबा से हमने इस स्टमक अल्सर के हवाले से बात की। अब बात करेंगे कुछ हर्ट बढ़ने के हवाले से, दिल के जलने के हवाले से। हम एहसास और जज्बात के ज़ुमरे में दिल के जलने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम इसकी मेडिकल वजूहत जानने की ये बढ़ेंगे डॉक्टर सईदा बीबा की जाने पर किस तरह से हर्ट बढ़ने की शिकायत जो होती है। जो हार्ट बर्निंग है और अल्सर जो है, अक्सर लोग जो है इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये अल्सर है या क्या है। लेकिन जब जो अल्सर है इसकी पेन अक्सर जैसे ही खाना खा लेते हैं तो स्टार्ट होती है, और इसकी जो पेन है ये एब्डोमेन में फील होती है, स्टमक की जगह पे फील होती है। जबकि जो अल्सर है ये जो हार्ट बर्निंग है ये तब होती है कि जो एसिड है ये आप कह लें कि फ़्लो करके तो ये जो खुराक की नाली है इसमें आ जाता है, तो आपको हार्ट बर्निंग फील होती है। आपको लगता है कि जैसे दिल की जगह पे आपको जलन जो है वो महसूस हो रही है। तो एसिड चूँकि ये वापस आता है, अब एसिड के जो है फ़्लो बैक करने की रीज़न ये है कि जो एक स्फिंक्टर होता है जो कि इसको बंद रखता है, खुराक की नाली को स्टमक से अलग रखता है, बंद रहता है। जब खुराक ने जाना होता है चली जाती है, फिर ये बंद हो जाता है। बट इसमें क्या होता है कि इसका जो प्रेशर है ये कम हो जाता है और खुराक जो एसिड है ये फ्लो बैक कर जाता है। सॉरी टू कर डॉक्टर बीबा, आपसे दोबारा से पीछे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइन पर कॉलर है, देखते हैं कौन हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फौजिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी फौजिया, क्या कहना चाहेंगी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं ये कह रही थी, डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी कि मेरी बेटी हुई थी ना, जिसकी वजह से मेरा वेट जो है मतलब काफ़ी बढ़ गया है, खास करके जो पेट है मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो एज बताएंगे अपनी और कितना अर्सा हो गया है? मेरी 27 है और ऑपरेशन को तकरीबन 5 माह हो गए। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। भी आपको पूछ के बताते हैं डॉक्टर सईदा बीबा से। पहले हार्ट बर्निंग का रिपीट कर दीजिए, फिर इनका सवाल का जवाब। और जो हार्ट बर्निंग का मैं ये मेंशन कर रही थी कि जो एसिड है ये फ्लो बैक कर जाता है, खुराक की नाली में आ जाता है। और उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो स्फिंक्टर है ये वीक हो जाता है, जो कि बंद रखता है, खुराक की नाली को स्टमक से अलग करता है। उसकी रीज़न ये होती है कि स्टमक में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होना, जिसकी वजह से ये जो है ये कमज़ोर हो जाता है और ये वापस चला जाए, एसिड जो है ये स्टमक से खुराक की नाली में चला जाता है, जो कि नॉर्मली नहीं जाता। अब क्या है कि उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ा मील खा लेना। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें भी खाते हैं, फ्राइड और तली चीज़ें खाते हैं और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। एक तो ये रीज़न है। एक ये भी रीज़न है कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाना जो कि गैस काजिंग होती हैं, जिसमें कि फिज़ी ड्रिंक्स आ जाती हैं और इसी तरह के समटाइम्स मिल्क शेक्स भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल जो है। और कुछ डाइट भी ऐसी होती है कि जो बहुत ज़्यादा गैस क्रिएट करती है कुछ लोगों में, नॉट ऐसा नहीं कि सब में। जैसे चने, केले, ऐसी चीज़ें खाने से या चावल खाने से कुछ लोगों को गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। फिर इसकी डिफरेंट रीज़न ये भी होती है कि जैसे बेल्ट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा जो लोग बेल्ट को टाइट करके बांधते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि स्टमक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और एसिड जो है वो स्टमक से जो है वो खुराक की नाली में चला जाता है, और ये सब चीज़ें जो है फिर हार्ट बर्निंग काज करती हैं। ठीक है जनाब, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो इनसे अवॉइड कीजिएगा ताकि आपको हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। अब बढ़ेंगे उनके जवाब के जाने। फौजिया के जवाब मतलब कि उनको थोड़ा सा वेट लूज़ करने के हवाले से आफ्टर डिलीवरी क्या करना होगा? ख़ासतौर पर उनका जो है वो एक तो वही टिप्स हैं जो अभी पहले भी मैंने वेट रिड्यूस करने के लिए बताई हैं कि स्मॉल मल्टीपल मील्स लें, और इसी तरह से अगर इनको भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर ये रिज़ॉल्व करें। इसबगोल का इस्तेमाल कर सकती हैं, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और पेट के मोटापे के लिए मैंने पहले भी मेंशन किया था कि योगर्ट बहुत अच्छी है। तो ये जो है डिनर के टाइम पे बेस्ट ये है कि ये चपाती की बजाय जो है जस्ट योगर्ट का एक बोल जो है वो ले लें, लेकिन लो फैट योगर्ट इस्तेमाल करें, ना कि रेगुलर योगर्ट इस्तेमाल करें।
लो फैट का मतलब ये है कि यानी आपको बाज़ार में भी मिल जाती है, और अगर आप वो घर में बनाना चाहती हैं तो जो दूध है उसको 2-3 दफ़ा बॉयल करके उसकी क्रीम उतार के फिर उससे दही बना लें। उससे दही बनाए, यानी कि बारहा उसको उबाल के जो मलाई की लेयर होती है, वैसे भी दूध पिए तो मलाई की लेयर जो है वो गर्म करके उसको उतार के वो पी जाएगा। और एक्सरसाइज इनके लिए भी डेफिनेटली, एक्सरसाइज ऑफ कोर्स वो तो किसी भी सूरत किसी के लिए भी उसकी रियायत जो है वो नहीं निकलती है। जनाब आपके साथ आप भी बात करना चाहें डॉक्टर बीबा के साथ तो 0518466606 नंबर डायल कर सकते हैं। बैठते हैं डॉक्टर फ़तेहुल्लाह खान साहब के जानी। फ़तेहुल्लाह खान साहब से बकरियों की अब कुछ अफजाइश के हवाले से बात होगी, जिसमें अभी कॉलर ने कहा था कि अगर वो खुद से काम स्टार्ट करना चाहें तो वो भी कैसे करेंगे, या घरेलू डोमेस्टिक एरिया में घर में अगर हमने रखनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, स्पेशली देही इलाका जात में रखने की जो तरीक़ेकार हैं वो बता दीजिए, कैसे रखा जाए। बड़ा अच्छा सवाल के मैडम साहब आपने। सबसे पहले इसमें ये चीज़ है कि क्योंकि हमारे चार प्रोविंस हैं, हर प्रोविंस की अपनी आबहवा है और हर आबहवा में अल्लाह ताला ने हमें डिफरेंट किस्म की मुख्तलिफ किस्म की नस्लें दी हुई हैं। जिस इलाके में है बेहतर यही है कि उसको वहाँ की नस्ल अडॉप्ट करे। ठीक। अगर हम सिंध की नस्ल को पंजाब में ले आते हैं तो यहाँ पे वो इतना परफॉर्म नहीं करते। ठीक, उसके लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए मुश्किलात ज़्यादा होती हैं, बल्कि वो जो उस इलाके की नस्ल होगी ना वो ज़्यादा परफॉर्म करे। ये डिपेंड करता है कि वो कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहता है या घरेलू पे जाता है। कमर्शियल के लिए चाहिए उसको सबसे पहले जी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि उसके लिए उसको साज सामान, उसका शेड, उसकी इमारत, उसकी खाने पीने की या चरागाह जिसे कहते हैं वो होनी चाहिए उसके पास। घरेलू में तो आप 1-2 जानवर रख सकते, कोई मसला नहीं है। आप आपके किचन का वेस्ट है कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली कॉमन जो है ना वो लोग रखते हैं जो घर से बच्चे किचन से उनको डाल दिया वो जानवर को। लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए उसको बहुत बड़ी एरिया चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ फार्मर को कि वो 50-60 से स्टार्ट करें ऐसे, ताकि एक तो उसके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको एक्सपीरियंस होता जाएगा कि कैसे इनमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। दूसरा उनकी दूसरी चीज़ यह है कि अफजाइश में सबसे बड़ी चीज़ है कि नस्ल का ज़रूर ख्याल रखें। जो चीज़ नस्ल के उसकी नस्ल को, और ख़ास करके उसका जो नर है ना उसके लिए ज़रूरी है, और प्योर नस्ल का नर होगा तो उसकी ब्रीड उसी पे चलेगी। अगर कोई और नर इस्तेमाल करेगा तो वो जो है ना सही उसका फलाक की या कमर्शियल एक्टिविटी उसकी नहीं होगी। और उस दूसरी चीज़ उसके साथ वैक्सीन का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बच्चों को, छोटे बच्चों को वैक्सीन करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कमर्शियल एक्टिविटी उस वक्त कामयाब नहीं होती जब तक आप कमर्शियल उसको वैक्सीन न करें। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडी रेट देती है। सबसे सस्ती जो इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है वो मैडम लाइफ स्टॉक की वैक्सीन है, शीप बियर बकरी की वैक्सीन है। एक जानवर तकरीबन ₹1 सारा खर्चा आता है, और उसकी स्केड्यूल बना हुआ है। अगर स्केड्यूल की जरूरत तो हमसे वो मशवरा कर ले सकते हैं स्केड्यूल, या किसी भी वेटरनरी अस्पताल से जो करीबी दवाखाना है वो बता सकते हैं कि इनके वैक्सीन क्या होते हैं। अगर वो प्रॉपर वैक्सीन करें, फीडिंग करें, मुझे नहीं कि कोई उनको कोई नुकसान की गुंजाइश सकती है, उनको इंशाल्लाह नफ़ा ही नफ़ा होगा उसमें इंशाल्लाह जनाब। और सबसे अच्छी बात आपने की कि जिस इलाके की है उसको मतलब उसी के नस्ल की, ताकि आबो हवा के साथ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना हो। बहुत बेसिक टिप। और इसके अलावा घरेलू सेक्टर पर रखने के लिए भी बता दीजिए। आपने कमर्शियल में 50-60 से स्टार्ट करें, घरेलू सेक्टर में अगर 2-3 मतलब जिस तरह हमारे देही इलाका जात में जो ज़्यादा नहीं रखी जाती घरेलू सेक्टर में भी जी 2-3 की तो कोई मुश्किल नहीं है मैडम। वो तो उनको बंदा कैट एंड कैरी भी हम कहते हैं। कुछ लोगों ने शहरों में भी पेट्स के तौर पे भी पाले रखे एज ए पेट भी पाले होते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ईद कुर्बान ख़त्म हो गई ना, मैं देखा है काफ़ी सारे, या एक आध बकरी घर के लिए रखते हैं। गरीब आदमी जो होते हैं ना वो घर के अंदर ले आता है, बाहर से घास खेतों में गया, घास काट के डाली या कोई चीज़ जड़ी बूटी डाल के डालता रहता है, वो घर में रखता है, उसमें तो कोई मसला नहीं है उसका। और थोड़ा सा उसके पास जो चोकर हो, घर में चोकर, तो आपका जो चोकर जिसे कहते हैं, वीट ब्रेन हम कहते हैं, वो इस्तेमाल सकते हैं। दाने बच्चे हैं वो इस्तेमाल सकते हैं, हल्के जल्के जाने वो इस्तेमाल करते हैं, उसका गुजारा हो जाता है, जानवर का हो जाता है। और बकरी का दूध जो कहते हैं बेहद मुफीद है, खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए। दूध का बहुत देखिए मैडम बात ये है कि बकरी का दूध मेडिसिन में बैठे हैं कि इसमें 2-3 खसूसियात हैं। एक तो ये शुगर के लिए बेहतरीन है। तीसरी चीज़ है कि जो बच्चे जिनमें के एल्ब्यूमिन या उसमें होती है कमी होती है, जो बच्चे माँ का दूध नहीं पी सकते, उसको हमारे देहात में ये एडवाइस करते हैं उसको बकरी का दूध दिया जाए। बकरी का दूध एक तो जूजम होता है और उसमें फैट कंटेंट कम होती है और उसमें। और तीसरी चीज़ ये है कि टीबी के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। टीबी के लिए भी बेहतरीन है बकरी का दूध, खास करके जो है शुगर टीबी इनके लिए अच्छी है। ग्रोइंग एज के छोटे बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए भी बेहद मुफीद है। सो जनाब बकरी का दूध भी जो है वो भी पीजिएगा, क्योंकि एक तो लो फैट उठता है, यानी कि ख़वातीन के लिए भी बहुत अच्छा है। सो वो ख़वातीन जो वेट रिड्यूस करना चाहती हैं बकरी का दूध भी इस्तेमाल कीजिएगा। नेचुरली लो फैट मिल्क होता है, तो आपको जो है वो बाज़ार जाकर लो फैट मिल्क ढूंढने की ज़रूरत नहीं।
लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसी कोई ज़रूरत है आपके पार्ट पे, यानी कि वेट रिड्यूस करना हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वेट रिडक्शन के हवाले से, हार्ट बर्निंग के हवाले से, स्टमक अल्सर के हवाले से बात करने के लिए नंबर डायल कीजिएगा 0518466606, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईदा हबीबा, न्यूट्रिशनिस्ट है। अब इनके जानिब बढ़ते हैं डॉक्टर सईदा हबीबा की जानिब कि हार्ट बर्निंग की कुछ आपने कॉजेज़ बताई कि किस तरह से जो है ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके होने के बाद क्या किया जाए इससे बचने के लिए। इससे बचने के लिए एक तो ये है कि जैसे जिन लोगों को अल्सर है उन लोगों को तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं अवॉइड करने चाहिए। वो अगर डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे, जैसे मिल्क वगैरह लेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो पेन जो है वक्ती तौर पे तो उनको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन बाद में चूँकि एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उनका ये प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाएगा। बट जिन लोगों को दूध पीने से क्या मसला हो सकता है? अल्सर के पेशेंट्स को होगा, क्योंकि वो एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, स्टमक ज़्यादा एसिड क्रिएट करेगा। दूध पीने से एसिडिटी लेवल कम नहीं होता? नहीं, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, अदरवाइज कम होता है? नहीं, अदरवाइज भी कम नहीं होता। यानी नॉर्मली जो है जब भी हम खाना खाते हैं तो एसिड प्रोडक्शन होती है, नेचुरली होती है। तो मिल्क जो है ये उस डाइट में आता है कि आपने जब मिल्क लेंगे तो एसिड प्रोडक्शन होगी, तो अल्सर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम काज करेगा, उनको मिल्क को अवॉइड करना चाहिए। बट जिन लोगों को हार्ट बर्निंग हो रही है उनके लिए इट्स लाइक एंटासिड, तो उनके लिए जो है, क्योंकि वो तो एसिड प्रोडक्शन जो है वो स्टमक में जाके होगी, उनको हार्ट बर्निंग जो है वो खुराक की नाली में फील हो रही है, तो वो जो है वो मिल्क लेना जो है उनके लिए अच्छा है, उनको रिलीफ मिलता है। तो ये इनको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि जिन लोगों को हार्ट बर्निंग है वो जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें, योगर्ट का इस्तेमाल करें, मिल्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा उनको ये भी चाहिए कि स्मॉल मल्टीपल मील्स लें, पेट भर के खाना नहीं खाएं, और बेड जो है उसको 8 से 10 इंच तक जो है वो सर की साइड से ऊंचा रख के सोएं, ताकि रिगर्गिटेशन ना हो, एसिड जो है वो फ्लो बैक करके खुराक की नाली में ना आ सके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा उनको ये भी चाहिए कि जैसे मैंने बेल्ट्स का जिक्र किया कि कुछ लोग बहुत टाइट करके बेल्ट बांधते हैं, तो उससे भी जो है वो स्टमक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और खुराक जो एसिड है वो वापस फ्लो बैक कर जाता है। तो एक तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। अब दूसरी जो डाइट है, बहुत ज़्यादा चिलीज़ का इस्तेमाल, स्पाइसेस का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए। इनको भी विटामिन सी का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, इनके लिए भी अच्छा है। तो बिल्कुल जनाब, आप इन सारी टिप्स पर अमल कीजिएगा और विटामिन्स का इस्तेमाल जो है, विटामिन सी का ख़ास तौर पे अपनी रूटीन का जो है वो मतलब डाइट रूटीन का जो है वो प्रॉपर्ली हिस्सा बना लीजिए। और इसके अलावा अगर आप कुछ मज़ीद पूछना चाहें तो वो भी डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं 0518466606 नंबर डायल करके। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि नॉर्मली जिस तरह आपने कहा कि एसिडिटी लेवल को जो दूध जो है वो उससे भी इन्हांस होता है। मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करूँगी, लेकिन इस वक्त देखते हैं लाइन पर कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। जनाब कौन सा, आप कहाँ से मुखातिब हैं हमारे साथ? जी मेरा नाम राशिद है, मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। फोन इसलिए किया है कि सुबह शाम दोपहर को जब भी खाना खाता हूँ बाद में जो है ना वो उल्टी आती है, पता नहीं क्या वजह। जब सुबह उठता हूँ ना, सुबह के टाइम उठता हूँ, उस वक्त भी जब मुझे कुछ भी नहीं होता पेट में, उस वक्त भी उल्टी आती है। इसके लिए बात करना हूँ, क्या वजह है? मेडिसिन भी खाया। स्टमक में पेन भी होता है आपको? स्टमक में दर्द होता है, पेन होती है? हाँ, बाद में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, बाद में थोड़ा थोड़ा होता है दर्द। खाना खाने के बाद होता है दर्द? खाना खाने के बाद होता है कि पहले? नहीं होता जी, खाना खाने के बाद नहीं होता, पहले थोड़ा थोड़ा होता है, खाना खाने के बाद नहीं होता, पहले होता है। कुछ और जानना चाहेंगे, एज वगैरह? चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी आपको पूछ के बताते हैं राशिद। बैठते हैं डॉक्टर सईदा हबीबा की जानिब एक बार फिर से। अच्छा, एक तो ये कि बहुत ज़्यादा देर तक जब इनको ज़रूर चेक करवाना चाहिए स्टमक अल्सर के लिए ना, प्रॉपर अपना ये चेकअप करवा लें। अब इसमें ये भी होता है कि अल्सर समटाइम्स स्टमक में होता है, समटाइम्स जो है छोटी आंत में भी हो सकता है। तो छोटी आंत का जो अल्सर होता है उसमें जो है वो खाना खाने के बाद फ़ौरन दर्द नहीं होता, बल्कि तकरीबन 3 घंटे के बाद जो है वो जाकर दर्द होता है। तब तक आप नेक्स्ट मील ले लेते हैं तो आप समझते हैं कि खाना खाने से पहले हुआ है। अच्छा। तो ये थोड़ा सा इनको डिफ्रेंशिएट करवाना होगा, अपना प्रॉपर ये ज़रूर चेकअप करवा लें, क्योंकि वॉमिटिंग होना जो है ये एक सिम्टम ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अल्सर हो। प्रॉपर चेकअप करवा लें। और ये भी रीज़न हो सकती है कि बहुत ज़्यादा जब ये पेट को खाली रखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं खाते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इनको सुबह जो है ये अपना खाना ऐसा रखें जो कि जैसे बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, जूसेस इस्तेमाल कर लें सुबह के टाइम, जैसे जूस कोई ले लें जो कि एसिडिक ना हो, एप्पल जूस जैसे है वो इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं लें जो इरिटेट करता है, एसिडिक जूसेस नहीं लें।
एप्पल जूस ले लें, चेरीज़ का जूस लिया जा सकता है, अनार का जूस लिया जा सकता है, इस टाइप का जूस लें। और ग्रेजुअली जो है वो अपनी खुराक को पहले लिक्विड लाएं, फिर उसको सेमी सॉलिड करें और फिर सॉलिड पे लेके जाएं, और स्मॉल मल्टीपल मील्स लें। बट ये कि इनको प्रॉपर अपना इन्वेस्टिगेशंस करवाने चाहिए। अच्छा, लिक्विड फिर सेमी सॉलिड और फिर सॉलिड, मतलब उनको क्या प्रेफर क्योंकि इनको स्टार्ट से वो लिक्विड से स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि नाश्ते में जूसेस ले लें, उसके बाद खाने में सूप्स वगैरह का इस्तेमाल कर लें, उसके बाद फिर सेमी सॉलिड पे आएँ। सेमी सॉलिड मीन्स के